अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सर वसीम, आपका बायोलॉजी टीचर। तो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने 5 ग्रेड क्लासिफिकेशन कंपैरिजन भी कर ली थी। अब हमारे पास एक न्यू टॉपिक आया है वायरस का। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि वायरस क्या होते हैं। तो वायरस के हमारे पास सिंपलेस्ट लिविंग एंटिटीज़ हैं। ठीक है, एंटिटीज़ तो मीन्स के हमारे पास जो ये सिंपल एंटिटीज़ क्यों हम क्यों कह रहे हैं या पार्टिकल्स हम इसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर अब तक बहस चल रही है कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। ठीक है, क्योंकि अब तक ये फैसला नहीं हो सका कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। क्यों? क्योंकि अगर ये किसी भी जानदार की बॉडी से बाहर है तो ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक्टिव नहीं होते हैं, मीन्स कि ये ना तो मूवमेंट कर सकते हैं ना तो रिप्लिकेशन कर सकते हैं। मीन्स कोई भी मीन्स कि अगर ये बॉडी से बाहर है तो हम इसको बेजान कंसिडर कर सकते हैं, नॉन लिविंग कंसिडर कर सकते हैं। अगर ये किसी जानदार की बॉडी में इंटर हो जाते हैं, मीन्स कि इनको होस्ट मिल जाता है, तो फिर ये क्या करते हैं, उस बॉडी को अफेक्ट करना शुरू कर देते हैं, उससे नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये क्योंकि ये क्या है, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है। क्या है ये? ऑब्लिगेट पैरासाइट। मीन्स कि ऑब्लिगेट पैरासाइट ऐसे जानदारों को कहते हैं जो टोटली डिपेंडेंट हो दूसरी बॉडी पर, दूसरे की होस्ट में। अगर जब तक उसके होस्ट में जब तक वो एक्टिव है, वर्किंग करेंगे, ठीक है, अपनी कॉपीज़ तैयार करेंगे, रिप्लिकेट करेंगे, लेकिन अगर उस बॉडी से निकल जाए तो वो बिल्कुल बेजान हो जाएंगे, मीन्स कि नॉन लिविंग हो जाएंगे। ठीक है, और दूसरा फिर क्या है, ये अगर इनकी हम बॉडी देखते हैं कि बनी कैसे है, ये मैक्रो मॉलिक्यूल से मिलकर बनी। ठीक है, एक मॉलिक्यूल्स होते हैं माइक्रो मीन्स छोटे मॉलिक्यूल, एक होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल बड़े मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जैसे कि हमारे पास डीएनए है, न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, ये और ये जो प्रोटीन्स हैं ये इन दो मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। मीन्स कि इनकी जो बॉडी है वो सेल से मिलकर नहीं बनी, क्योंकि हमने कहा था कि तमाम जानदार जो हैं वो सेल से मिलकर बने। ठीक है, लेकिन जो वायरस हैं ये सेल से मिलकर नहीं बने, किससे मिलकर बने? ये मैक्रो मॉलिक्यूल से मिलकर बने। मैक्रो मॉलिक्यूल कौन से? डीएनए या फिर आरएनए। ठीक है, इसको हम न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं, इससे मिलकर बने होते हैं। और प्रोटीन्स हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है इस तरह का एक डीएनए होता है या फिर आरएनए होता है। ठीक है, और इसके बॉडी के ऊपर एक इसकी प्रोटीन की लेयर चढ़ी हुई होती है। ठीक है, इस तरह से, तो इस तरह की इनकी बॉडी होती है। डीएनए होता है या फिर आरएनए होता है। ठीक है, डीएनए वायरस भी होता है और आरएनए वायरस भी होता है, और इसके ऊपर जो लेयर्स चढ़ी हुई होती है जिसको हम क्या कहते हैं, ये प्रोटीन की एक लेयर है। ठीक है, तो इस तरह से इनकी बॉडी होती है। अब तक इसका फैसला नहीं हो सका कि ये वायरस लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है, क्योंकि जो जितने भी साइंटिस्ट हैं अब तक, ठीक है, उन्होंने क्या कर दिया, इसको कहते हैं कि दे लाई ऑन बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। मीन्स कि ये जानदार और बेजान दोनों के दरमियान में है इस वक्त तक, कि अगर इस तरफ गया तो जानदार, इस तरफ गया तो बेजान। मीन्स कि अब तक फैसला ही नहीं हो सका, कि साइंसदानों ने अब तक फैसला नहीं किया कि इसको 5 किंगडम्स में रखें या नहीं रखें। क्योंकि आपने देखा, हमने 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन की, 3 किंगडम्स की, 2 किंगडम्स की, कहीं पर भी वायरस का जिक्र नहीं आया, क्योंकि वायरस का अब तक फैसला नहीं हुआ कि ये लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। ठीक है, अगर हम इसके करैक्टर्स देखते हैं लिविंग बेस पे और नॉन लिविंग बेस पे, तो हमारे पास ये क्या है, दे पजेस डीएनए और आरएनए। या तो ये डीएनए से मिलकर बना होता है या फिर ये आरएनए से मिलकर बना होता है, और डीएनए आरएनए एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम नॉन लिविंग करेक्टर देखते हैं इसका, तो बोल रहे हैं दे आर नॉन सेलुलर। अब दूसरी बिल्कुल अपोजिटली बात कर दी यहाँ पर कि भाई ये तो सेल से मिलकर बना ही नहीं, ये एक ए सेलुलर एंटिटी है। ठीक है, और फिर दूसरा पॉइंट अगर हम देखते हैं, दे हैव एबिलिटी टू रिप्लिकेट। अब इसके पास एबिलिटी तो है रिप्लिकेट करने की, लेकिन कब होगी एबिलिटी? जब भी किसी बॉडी की होस्ट में होगा, जब किसी बॉडी के अंदर होगा। ठीक है, अगर बॉडी से बाहर तो इसके बाद रिप्लिकेट करने की एबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं दैट डू नॉट रिस्पायर एंड एक्सक्रीट। अब हमने कहा था जो भी जानदार होगा वो रिस्पायरेशन करता होगा, वो एक्सक्रीशन करता होगा। ठीक है, लेकिन ना तो ये रिस्पायरेशन करता है ना तो ये एक्सक्रीशन करता है। मीन्स के अंदर कोई वेस्ट मटेरियल बनता ही नहीं है। ठीक है, या फिर ये कोई सांस वगैरह लेता ही नहीं, इसके अंदर एनर्जी पैदा होती ही नहीं है। ठीक है, और उसके बाद दे कैन कॉज इन्फेक्शन, लेकिन ये इन्फेक्शन कॉज करता है। ठीक है, दे कैन कॉज इन्फेक्शन, दे कैन बी क्रिस्टलाइज। इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम क्रिस्टलाइज फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखे होगी शुगर, आपने सॉल्ट देखा होगा, वो जैसे क्रिस्टल होते हैं ना छोटे छोटे से, या उस फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, जबकि एक जानदार को नहीं किया जा सकता। मीन्स के कुछ इसके कैरेक्टर ऐसे हैं कि इसको हम लिविंग में रखें, कुछ कैरेक्टर इसके ऐसे हैं हम इसको नॉन लिविंग में रखें।
तो स्टूडेंट्स, अगर हम डिस्कवरी ऑफ वायरस के बारे में बात करें तो इसके वायरस के बारे में भी काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं। ठीक है, तो मैं आपको थोड़े से एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता हूँ। तो 1838 में एक एडोल्फ नाम के साइंसदान थे। ठीक है, उन्होंने देखा टोबैको मोज़ेक एक डिसीज़ है, प्लांट्स की डिसीज़ है। ठीक है, टोबैको एक प्लांट होता है, उसके लीव्स के अंदर बड़े बड़े स्पॉट पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से उस टोबैको प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है एक जगह पे और वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो उन्होंने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट अपना पेश किया कि उन्होंने क्या किया कि टोबैको प्लांट के लीव्स लेकर उसका सेप निकाला, रस निकाला, और फिर उसके बाद जब दूसरे प्लांट थे हेल्दी, उनके साथ रब किया। ठीक है, रब करने से क्या हुआ, तो वो बीमारी दूसरे पौधों में कन्वर्ट हो गई। तो इन्होंने कहा ये एक ऐसी बीमारी है जो दूसरों में कन्वर्ट भी हो रही है। ठीक है, और फिर उन्होंने इसकी वजूहात ढूंढी कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्हें पता चला कि भाई ये जो बीमारी किसी बैक्टीरिया की वजह से हो रही है, और वो बैक्टीरिया क्या कर रहा है, दूसरे जानवरों में बीमारी क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो फिर उसके बाद एक साइंसदान है हमारे पास, इवानो स्काई, उन्होंने इस बीमारी के जो सैप लिया उसको एक फ़िल्टर से पास आउट किया। ठीक है, उस फिल्टर से जब पास आउट किया तो वो फिल्टर ऐसा फिल्टर था जिसके अंदर बैक्टीरिया को ट्रैप किया जा सकता था। तो जब उस फिल्टर से पास आउट करने के बाद भी, सेब के बाद जब वो रद्द अमल दोहराया गया तो फिर वो बीमारी फैल रही थी। तो उन्होंने भी इस बात का अंदाज़ा लगाया कि ये कोई बैक्टीरिया, इतना छोटा बैक्टीरिया है जो क्या कर रहे हैं, या तो टॉक्सिक सब्सटेंस कोई एक्सक्रीट कर रहा है जिसकी वजह से बीमारी फैलती जा रही है, रुक नहीं रही है। ठीक है, अगर किसी से भी टच होती है, किसी तक भी पहुंचती है, किसी प्लांट तक, तो वो इस बीमारी में मुब्तला हो रहा है। तो फिर उन्होंने ये कॉन्सेप्ट अभी इस कंक्लूजन में पहुंचे। उसके बाद एक मार्टिनस नाम के साइंसदान थे, उन्होंने भी इस काम को मज़ीद आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि इस तरह तो पॉसिबल नहीं है कि टॉक्सिक सब्सटेंस इस तरह से एक ही तरह की बीमारी एक ही तरह के जानदारों में बार बार, एक ही तरह के पौधों में बार बार पैदा करता रहे। तो मार्टिनस ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया कि उन्होंने उसी तरह के सेब को एक दफ़ा एक टोबैको के प्लांट के साथ रब कराया, फिर उससे एक्सट्रैक्ट किया, उसका रस निकाल के एक्सट्रैक्ट किया, उसके बाद दूसरे पौधों के साथ, मीन्स कि इस तरह से उन्होंने काफ़ी सारे पौधों के साथ उसका एक्सपेरिमेंट किया। तो वो इस नतीजे में पहुँचे कि अगर टॉक्सिक सब्सटेंस है तो फिर वो हर दफ़ा एक ही तरह की बीमारी तो कॉज नहीं कर सकता। किसी के अंदर कुछ कम भी इसकी क्वांटिटी आनी चाहिए, एक ही दफ़ा हर के अंदर एक ही तरह की तादाद नहीं होनी चाहिए। तो फिर वो इस नतीजे में पहुँचे कि ये कोई बैक्टीरिया नहीं है, ये कोई ऐसा वायरस है या कोई एक ऐसी चीज़ है जो क्या कर रही है, किसी दूसरे जानदार में जाकर अपनी रिप्लिकेशन कर रही है, और अदरवाइज़ वो अगर बॉडी से बाहर है तो रिप्लिकेट नहीं कर रही है। वो इस नतीजे पे कैसे पहुँचे, वो इस नतीजे पे ऐसे पहुँचे क्योंकि उन्होंने जब बैक्टीरिया की ग्रोथ का अमल कराया, मीन्स कि उन्होंने न्यूट्रिएंट मीडिया के ऊपर आकर जब उसकी रिप्लिकेशन चाहे तो वो रिप्लिकेट नहीं कर सका। वो रिप्लिकेट क्यों नहीं कर सका, क्योंकि बैक्टीरिया तो रिप्लिकेट कर जाता है और उससे कॉलोनीज फॉर्म हो जाती हैं, लेकिन उस वायरस से फॉर्म नहीं हुई, क्योंकि वायरस अपनी होस्ट बॉडी के बगैर कुछ भी नहीं है, नॉन लिविंग कंसीडर किया जाता है। फिर इसी तरह से जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन्वेंट हो गई, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन्वेंट हो गई तो हमारे पास 1935 में एक स्टैनली नाम के साइंसदान है, उन्होंने इसके बारे में मज़ीद वाज़ा किया कि ये जो वायरस है क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं, जैसे शुगर और जो सॉल्ट वगैरह होते हैं इस फॉर्म में, और ये डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना है। ठीक है, तो स्टूडेंट अब हम इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं कि वायरस की जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। तो हमारे पास पहली टर्म इसकी आती है कोर। कौन सी टर्म आती है हमारे पास इसकी? कोर किसे कहते हैं? हम इसके जेनेटिक मटेरियल को कहते हैं। किसे कहते हैं? जेनेटिक मटेरियल। जी, जो डीएनए या फिर आरएनए होता है, ठीक है, इसको आप जेनेटिक मटेरियल भी कहते हैं या फिर कोर भी कह सकते हैं। कोर किस तरह का, मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बना के दिखाया था, इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, या तो ये डीएनए पर मुश्तमिल या तो ये आरएनए पर मुश्तमिल होता है। उसके बाद क्या है? एक कैप्सिड है। कैप्सिड क्या होती है? ये प्रोटेक्टिव कोट होता है प्रोटीन का। क्या होता है? प्रोटेक्टिव कोट, ठीक है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले ड्रॉ भी किया था। इस तरह का एक प्रोटेक्टिव कोट होता है जो किससे मिलकर बना होता है? प्रोटीन से, ठीक है। सराउंडेड द कोर मेड अप ऑफ कैप्सोमर, ठीक है, ये जो इसकी जो ये लेयर है इसको हम क्या कह रहे हैं? कैप्सिड लेयर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं इसको? कैप्सिड लेयर, जो किससे मिलकर बनी है? प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है। और इसको हम क्या कह रहे हैं? कैप्सोमर इसका मोनोमर है। जैसे कि हमने कहा था जो पॉलीसेकेराइड है उसका जो मोनोमर है वो मोनोसेकेराइड है, ठीक है। सेम इसी तरह से कैप्सिड का जो बेसिक यूनिट होता है वो क्या होता है?
इसका बेसिक यूनिट ये होता है कैप्सोमर्स होता है, ठीक है। अगर हम न्यूक्लियोकैप्सिड की बात करें, न्यूक्लियोकैप्सिड के कंबाइंड स्ट्रक्चर फॉर्म बाय द कोरेंट कैप्सिड। अगर इसके कंबाइंड स्ट्रक्चर की हम बात करें तो ये क्या है हमारे पास, इसका न्यूक्लियोकैप्सिड कहलाता है, क्योंकि इसके अंदर जो इसका न्यूक्लिक एसिड है और जो कैप्सिड लेयर है इसकी दोनों मिलकर क्या बना रही है हमारे पास, न्यूक्लियोकैप्सिड कहला रही है, ठीक है। अगर हम इसके एनवेलप की बात करें, कह रहे हैं कि फ्यू वायरस सच एस HIV, इन्फ्लुएंजा, ETC, इस तरह के जो वायरस होते हैं उनके पास क्या होती है, एक एनवेलप होता है। क्या होता है इनके पास, एक एनवेलप होता है, ठीक है, इस तरह का, उस तरह का एक एनवेलप होता है इसके पास। अच्छा करता है कि एन एडिशनल ऑफ लिपोप्रोटीन, किससे मिलकर बना होता है, ये लिपोप्रोटीन से मिलकर बना होता है, मीन्स के लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर ये बना होता है। इसका फंक्शन क्या होता है, ठीक है, लेयर डिराइव्ड फ्रॉम सेल सरफेस मेम्ब्रेन ऑफ हॉस्टल, मीन्स कि जिस बॉडी के अंदर ये पाया जाएगा उसी की सेल मेम्ब्रेन से मिलकर ये लिपोप्रोटीन की लेयर बनी होती है। बनती क्यों है, इसका फंक्शन ये होता है ताकि जो किसी भी बॉडी का जो सिस्टम होता है, मीन्स हमारी बॉडी के अंदर भी एक इम्यून सिस्टम होता है जो हमें बाहर से आने वाले जरासीम से बचाता है, वायरसेस से बचाता है। तो जब ये अपने अंदर ये लेयर्स फॉर्म कर रहता है तो हमारा इम्यून सिस्टम इसके आगे फेल हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारी ही बॉडी का सेल है ये, और वो फिर अपने सेल को किल नहीं करता, जिसकी वजह से ये अंदर जाके किसी मखसूस जगह पर अपनी इन्फेक्शन फैला सकता है, ठीक है। और जो ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन क्या कहता है, मैकदम वेरी स्पेसिफिक, मीन्स कि वो क्या करता है, इसको किसी एक मखसूस जगह तक पहुंचा सकता है, ठीक है, किसी मखसूस क्या मीन्स किसी एक जगह पे टारगेट कर सकता है। कि हर एक वायरस के अपने एक रीजन होते हैं जहाँ पे वो अफेक्ट ज़्यादा, नुकसान ज़्यादा पहुँचा सकता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज हमने वायरसेस के बारे में पढ़ा कि वायरसेस क्या होते हैं, वायरस की डिस्कवरी किस तरह से हुई थी और वायरस का स्ट्रक्चर कैसा है। तो स्टूडेंट इंशाअल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे एक एजुकेशनल वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।